अवधारणा करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया पढ़ रहे हैं और क्रिया में हम प्रयोग अथवा रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार समझने वाले हैं। बार बार यहाँ से आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। प्रयोग अथवा रचना के आधार पर क्रिया को 5 भागों में बांटा गया है। समझने लायक टॉपिक है। 10-15 मिनट में हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी हम इस टॉपिक के सॉल्व करेंगे। तो प्रयोग अथवा रचना के आधार पर क्रिया को मुख्य तौर पर 5 भागों में बांटा गया है। और 5 भागों में अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले आपके समक्ष है सामान्य क्रिया, उसके बाद में संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, और इसके बाद में आपके है प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया का एक अन्य भेद भी है जिसे हम कहते हैं सजातीय क्रिया। इनको हम आज 5 भागों में सम्मिलित नहीं करके अन्य भेद के रोड पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया की, तो सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया में आप देखेंगे तो सामान्य क्रिया में केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है और संयुक्त क्रिया में एक से अधिक क्रिया का प्रयोग होता है। देखिए उदाहरण से समझते हैं। वह गया, तो बताइए इस वाक्य में क्रिया क्या है? इस वाक्य में क्रिया गया है ना, तो केवल एक ही क्रिया है ना। और यहां पर अगर आप देखेंगे वह विद्यालय गया है, तो यहां पे क्या हो गई? 2 क्रिया हो गई। इससे पहले की क्लास में हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ी है और सकर्मक और अकर्मक क्रिया भी पढ़ी है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद भी पढ़े। और क्रिया की परिभाषा में हमने सीखा है कि वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना अथवा करना पाया जाता है उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे गया शब्द है जहां पे जानने का कार्य हो रहा है। अगर इस गया शब्द को छुपा लिया जाए तो वह विद्यालय, यानी इस वाक्य में कोई कार्य नहीं होगा। गया शब्द लगते ही वह विद्यालय गया, तो कहीं जाने का कार्य हो रहा है। नहाया शब्द लगते ही नहाने का कार्य हो रहा है। रमेश ने पुस्तक पढ़ी थी, अब पढ़ी थी को छुपा लो तो रमेश ने पुस्तक, कोई कार्य नहीं हो रहा। पढ़ी थी इंक्लूड करते ही यहाँ पे पढ़ने का कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे ये पढ़ी थी, नहाया, गया, ये सभी क्या है? ये सभी आपकी क्रियाएं हैं। और सामान्य क्रिया में यह कहा जाता है कि जब एक ही शब्द हो, एक ही क्रिया हो वाक्य में, तो सामान्य क्रिया होगी। एक क्रिया बोल दो या एक शब्द बोल दो, एक शब्द होगी तो एक ही क्रिया आपके वाक्य में होगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे संयुक्त क्रिया में, तो एक से अधिक शब्द क्रिया को परिभाषित कर रहे हैं, यानी कि एक से अधिक क्रियाएं हैं। जैसे वह विद्यालय गया है, तो गया यहां पे जाना क्रिया हो गई और है भी आपके क्रिया होती है। ये जो है और जो थ आता है ना, ये है और ये जो थ आता है, इनको भी होना क्रिया का रूप मानते हैं। तो गया और है यहाँ पे 2 शब्द हो गए, 2 क्रियाएं हो गई। एक से अधिक क्रिया है तो संयुक्त क्रिया होगी। केवल एक ही क्रिया है, केवल एक ही क्रिया है तो सामान्य क्रिया होगी। समझ में आ गया? सामान्य क्रिया समझ में आ गई। जब वाक्य में एक क्रिया प्रयुक्त होती है अर्थात एक शब्द क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है, सामान्य क्रिया है। जब वाक्य में एक से अधिक क्रिया प्रयुक्त होती है अर्थात एक से अधिक शब्द क्रिया के तौर पर प्रयुक्त होते हैं, तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। यहाँ वह रोने लगी 2 शब्द 2 क्रियाएं प्रयुक्त हो रही है। रमेश ने पुस्तक पढ़ी थी, पढ़ी और थी 2 क्रियाएं प्रयुक्त हो रही है। सुरेश गाना गा रहा है, गा रहा है 2 क्रियाएं प्रयुक्त हो रही है। सामान्य क्रिया समझ में आई, संयुक्त क्रिया समझ में आई। तीसरी क्रिया की तरफ बढ़ते हैं, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया अर्थात ये वास्तविक क्रियाएं नहीं होके किसी नाम से बनी होती है, किसी संज्ञा से बनी होती है, या फिर किसी सर्वनाम और विशेषण से बनी होती है। देखिए सामान्य रूप से हम देखते हैं कि गया, नहाया, रहा, यानी जाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, ये सभी क्या है? ये सभी क्रियाएं हैं, क्रियाएं शब्द है। लेकिन अगर मैं कहूं शर्माना, तो शर्माना में एक शब्द छिपा है, शर्म। अगर मैं कहूं लतियाना, तो लतियाना में एक शब्द छिपा है, शब्द छिपा है। क्या छिपा है? लात शब्द छिपा है। यानी जो किसी शब्द से कोई क्रिया बना दी जाए, किसी संज्ञा से बना दी जाए, किसी सर्वनाम से बना दी जाए या किसी विशेषण से कोई क्रिया बना दी जाए, तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी? नाम धातु क्रिया होगी। परिभाषा की तरफ देख लेते हैं। जब किसी वाक्य में वास्तव में किसी क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, जब किसी वाक्य में वास्तव में किसी क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, जबकि किसी संज्ञा,
सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों को क्रिया की तरह काम में लिया जाता है तो वहां नाम धातु क्रिया मानी जाती है। लड़की शर्माने लगी, तो शर्माने में शर्म एक शब्द है। इस शर्म शब्द कौन सा शब्द है? शर्म एक संज्ञा शब्द है। तो इस संज्ञा शब्द को ने लगा के क्या कर दिया? क्रिया बना दिया गया। वह मुझे जुटलाने लगा, तो झूठ एक शब्द है, संज्ञा है एक, इस संज्ञा से क्या बना दिया? जुटलाने क्रिया बना दी गई। पुलिस चोर को लतियाते हुए ले गई, लतियाते हुए ले गई, तो लतियाते हुए का क्या मतलब हुआ? एक लात शब्द है, इस लात शब्द से क्या बना दी क्रिया? लतियाना क्रिया बना दी, है ना। इस लात शब्द से लतियाना क्रिया बना दी। तो जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सर्वनाम कैसे? जैसे कि अपना एक सर्वनाम है ना, अपना एक सर्वनाम ना, तो इससे अपनाना क्रिया बना दी गई। अपना सर्वनाम से अपनाना क्रिया बना दी गई। तो ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जो क्रियाएं बना जाती है, इन सभी क्रियाओं को आप क्या कहेंगे? इन सभी क्रियाओं को नाम धातु क्रियाएं कहेंगे। समझ में आइए? सामान्य क्रिया लिखना, पढ़ना, खेलना, उठना, चलना, ये सामान्य क्रियाएं हैं। नाम धातु क्रियाओं में सामान्य क्रियाएं नहीं होगी। क्या होगी? किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के शब्दों से शर्म से शर्माना बना दिया, झूठ से जुटलाना, जुटलाना बना दिया, लाज से लतियाना, अपना से अपनाना बना दिया। शब्दों से क्रियाएं बनाई जा रही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला जो क्रिया का प्रकार है। अभी तक आपने पढ़ लिया सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट जो हम क्रिया का प्रकार पढ़ने वाले हैं वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही इसकी परिभाषा का ज्ञान हो रहा है कि जब कोई व्यक्ति खुद कार्य नहीं करके किसी दूसरे की प्रेरणा से कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब किसी वाक्य में कर्ता, कर्ता का क्या मतलब होता है? जो कार्य करने वाला। तो जब किसी वाक्य में कर्ता अपनी इच्छा से कार्य नहीं करके किसी दूसरे की प्रेरणा से कार्य करता है, वहां क्या होती है? वहां आपके प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। उदाहरण से समझते हैं। रमेश सुरेश से पत्र लिखवाता है। देखो, एक तो वाक्य हो गया कि ना सुरेश पत्र लिखता है। एक वाक्य आपके समक्ष है कि सुरेश पत्र लिखता है। तो सुरेश खुद पत्र लिख रहा है, अपने संज्ञान से पत्र लिख रहा है, किसी दूसरे के द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन अगर आप इस वाक्य में देखेंगे तो आप देखेंगे कि रमेश सुरेश से पत्र लिखवाता है, यानी रमेश के इंस्ट्रक्शन में सुरेश पत्र लिख रहा है। तो यहां पे इसकी प्रेरणा से सुरेश पत्र लिख रहा है। तो जहां पे किसी क्रिया में अंत में वाता आ जाता है ना, ये तो है लिखता है, यह है लिखवाता है। तो यहां पे किसी दूसरे की प्रेरणा से कार्य होता है तो वहां पे क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। शिक्षक छात्र से पाठ पढ़वाता है। छात्र पाठ पढ़ता है तो सामान्य क्रिया हो गई, लेकिन छात्र पाठ पढ़ता है तो संयुक्त क्रिया में मानेंगे। लेकिन यहां पे शिक्षक छात्र से पाठ पढ़वाता है तो यहां पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। किसी दूसरे की प्रेरणा से कार्य हो रहा है। प्रेरणार्थक क्रियाओं में अंत में वाता आएगा। लिखवाता है, पढ़वाता है ना। माता बच्ची से खाना पकवाती है ना। गाय बछड़े पकवाती है, लिखवाती है। तो ये सभी शब्द ना आपके कौन सी क्रिया में आ जाएंगे? ये सभी शब्द आपके प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर आ जाएंगे। तो अंत में जब वाता लगेगा, लिखवाता, पढ़वाता, खिलवाता, चलवाता, पढ़वाता, तो आपके कौन सी क्रिया होगी? इनमें सभी में अगर अंत में वाता शब्द आ जाता है तो यहां पे आपके प्रेरणार्थक क्रिया होगी। आपने सामान्य क्रिया पढ़ी है, संयुक्त क्रिया पढ़ी है, नाम धातु क्रिया पढ़ी है और चौथी क्रिया हमने पढ़ी है प्रेरणार्थक क्रिया। ये सभी प्रयोग अथवा रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार है। परीक्षा में बार बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अंत में हम देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब एक कार्य होने के बाद में तुरंत दूसरा कार्य होता है तो वहां पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। जब एक कार्य होने के बाद में कोई दूसरा कार्य होता है तो वहां पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। अगर मैं इसमें एक शब्द जोड़ दूं तो ज्यादा उचित होगा। एक कार्य होने के बाद
तुरंत दूसरा कार्य होता है तो वहां पे पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। उदाहरण से समझते हैं, मोहन अभी सोकर उठा है। वाक्य को ध्यान से देखना, मोहन अभी सोकर उठा है ना। तो यहाँ पे दो क्रियाएं होगी, एक तो होगी सोना, मोहन पहले सोया था, फिर क्या हुआ, मोहन उठा है, तो एक तो सोने की क्रिया हो गई, एक उठने की क्रिया हो गई, है ना। तो यहां पर आप पैटर्न देखेंगे, मोहन अभी सोकर उठा है, तो मोहन पहले तो सोया और सोकर उठ गया, है ना। और सोना और उठना एक के बाद दूसरा तुरंत कार्य हो रहा है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, वह खाना खाकर सो गया। तो सबसे पहले उसने क्या किया, खाना खाया, उसके बाद में उसने क्या किया, सो गया। लेकिन खाना खाकर सो गया, तो इस पैटर्न में आप देखेंगे खाकर सो गया, तो खाने के बाद वह तुरंत सो गया है। तो जब एक कार्य होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य हो रहा है तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। तीसरे उदाहरण से फिर से देखो, वह पानी पीकर दौड़ने चला गया। तो पहले तो उसने पानी पिया, उसके बाद में वो दौड़ने चला गया, लेकिन पानी पीकर दौड़ने चला गया, इसमें तुरंत दूसरी क्रिया का भाव भी आपको दिख रहा है। तो इन सभी में एक पैटर्न नोट करेंगे ना, यहां पे आप देखेंगे एक क्रिया में अंत में कर लग रहा है, सो कर, खा कर, पी कर। तो अंत में जब कर लगता है ना, तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी, वहां पर आपके पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे अंत में अगर वाता लग रहा है क्रिया के, तो वहां पे आप देख रहे हैं प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऐसे ही अंत में जब कर लग रहा है तो वहां पे आपके कौन सी क्रिया होगी, वहां पे आपके पूर्वकालिक क्रिया होगी। ऐसे ही हमने देखा कि क्रिया का एक अन्य भेद और है, जिसे हम क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया। अभी तक आपके समझ में आ गई, क्रिया के हमने 5 प्रकार पढ़े हैं। प्रयोग अथवा रचना के आधार पर हम क्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार पढ़े थे, और कर्म के आधार पर हमने सीखा था कि कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगर वाक्य में कर्म है तो सकर्मक क्रिया है, और वाक्य में कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया है। इसके बाद में आज हम दूसरा आधार देख रहे हैं, प्रयोग अथवा रचना के आधार पर क्रिया के भेद। और हमने कहा सामान्य रूप से प्रयोग अथवा रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद माने जाते हैं। पहला भेद सामान्य क्रिया है, जिसमें एक शब्द क्रिया के रूप में प्रयुक्त होगा, अर्थात एक ही क्रिया प्रयुक्त होगी। दूसरा है आपकी संयुक्त क्रिया, जिसमें एक से अधिक शब्द आपकी क्रिया के तौर पर प्रयुक्त होंगे, अर्थात एक से अधिक क्रियाएं प्रयुक्त होगी। अर्थात एक से अधिक क्रियाएं जब प्रयुक्त होगी तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी, वहां पर आपके संयुक्त क्रिया होगी। इसके बाद आप देखेंगे नाम धातु क्रिया। इसमें क्या कि सामान्य क्रिया प्रयोग में नहीं होती है, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनसे क्रिया बना दी जाती है। लात एक शब्द है, संज्ञा इससे लतियाना क्रिया बना दी, बात से बतियाना क्रिया बना दी, अपना से अपनाना क्रिया बना दी, शर्म से शर्माना और झूठ से झुठलाना क्रिया बना दी गई। तो इन संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से अगर क्रिया बनाई गई है तो नाम धातु क्रिया होगी। फिर चौथा प्रकार हमने देखा प्रेरणार्थक क्रिया, जहां व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य नहीं करके किसी दूसरे की प्रेरणा से कार्य करता है। शिक्षक छात्र से पाठ पढ़वाता है, दूसरे की प्रेरणा से कार्य हो रहा है, अंत में वाता आता है, तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इसके बाद में हमने देखा पूर्वकालिक क्रिया, जब एक कार्य होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो जाता है तो वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। वह खाना खाकर सो गया, खाना खाया और उसके बाद सो गया। वह पानी पीकर दौड़ने चला गया, पानी पिया और उसके बाद दौड़ने चला गया। तो एक काम होकर तुरंत दूसरा कार्य होता है। अंत में क्रिया के कर शब्द जुड़ता है तो वहां पर आपके पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। क्रिया का अन्य पद हम पढ़े तो उसे कहते हैं हम सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया से भी आपके प्रश्न पूछ लेते हैं। सजातीय क्रिया में देखो क्या होता है, जब किसी वाक्य में कर्म व क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हुए होते हैं तो वहां प्रयुक्त क्रिया आपके कौन सी क्रिया होती है, सजातीय क्रिया होती है। कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से। तो सबसे पहली बात तो धातु क्या होती है, तो अगर आप देखेंगे धातु क्या होती है तो कहा जाता है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में हम, है ना। तो किसी भी क्रिया की धातु पहचानने के लिए क्या करना है, जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि लिखना एक क्रिया है, लिखना आपके क्या है, एक क्रिया है। अब आपसे कोई पूछे लिखना क्रिया किस धातु से बनी है, जब आपने कहा कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं तो इसका मूल रूप क्या है, किससे बनी है, तो इसके लिए एक तरीका है, आपको तू का प्रश्न करना होगा। आपको तू का प्रश्न करना होगा। तू का प्रश्न करने से आपको यहां पर आपको तू का प्रश्न करने से धातु निकल के आ जाएगी। इस तू का प्रश्न करने से धातु निकल के आ जाएगी। तो तू का प्रश्न करो, लिखना से तू का प्रश्न करो। आप किसी को लिखने के लिए बोलोगे तो क्या बोलोगे,
तू लिख, तू लिख, तो तू लगाने से क्या आया, तू लिख। तो यहां पे लिखना में कौन सी धातु हो गई, लिख धातु हो गई। ऐसे ही अगर आप शब्द यहां पर लेंगे कि चलना, चलना एक क्रिया है, चलना एक क्रिया है। अब किसी को चलने के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तू चल, तो यहां पे कौन सी धातु हो गई, चल एक धातु हो गई, है ना। यहां पर कोई भी शब्द ले लो, कोई भी क्रिया ले लो, उसमें तू का प्रश्न करना है, आपके धातु निकल के आ जाएगी। जैसे कि यहां पे हमने लिया पढ़ना, तो क्या बोलोगे, तू पढ़, तो पढ़ एक धातु हो गई, है ना। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि किसी वाक्य में कर्म व क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हुए, तो वहां प्रयुक्त क्रिया कौन सी होगी, सजातीय क्रिया होगी। उदाहरण से समझते हैं, मोहन खाना खा रहा है ना। तो इस वाक्य में कर्म क्या होगा, पहली क्लास में पढ़ा है, किसी वाक्य में कर्म की पहचान करने के लिए क्या का प्रश्न करना होता है, कर्ता को साथ में लेके करना होता है। मोहन क्या खा रहा है, मोहन क्या खा रहा है, तो उत्तर क्या निकल गया, मोहन खाना खा रहा है। तो यहां पर इस वाक्य में आपके ये जो आपके खाना हो गया ना, खाना आपके इस वाक्य में क्या हो गया, इस वाक्य में खाना आपका कर्म हो गया। मोहन क्या खा रहा है, तो उत्तर निकल गया खाना, तो खाना इस वाक्य में कर्म हो गया। क्रिया आप जान ही रहे हैं, खा रहा है यहां पे क्रिया है ना। तो अब खाना खाने के लिए किसी को आप बोलोगे तो कैसे बोलोगे, तू खा, तू खा, तो यहां पे खा क्या हो गया, खा एक धातु हो गई। अब ये धातु क्रिया में भी आ रही है, ये धातु कर्म में भी आ रही है, तो कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने, खा धातु से बने, तो वहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, सजातीय क्रिया। क्योंकि परिभाषा क्या है, जब किसी वाक्य में कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से, यहां क्रिया खा और कर्म भी खा दोनों एक ही धातु से बने हैं, इसलिए यहां सजातीय क्रिया है। फिर से एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अशोक ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, तो बताओ इस वाक्य में कर्म क्या होगा, बताओ क्या होगा, क्या का प्रश्न करना होगा, अशोक ने क्या लड़ी, तो ये क्या आ गया, लड़ाइयां लड़ी। तो लड़ाइयां इस वाक्य में आपका क्या हो गया, लड़ाइयां इस वाक्य में आपका कर्म हो गया। और लड़ी इस वाक्य में क्या होगा, लड़ी क्या हो गया, इस वाक्य की आपकी क्रिया हो गई। इसकी पहचान करना भी आपको सिखाई है ना। अब बताओ धातु कौन सी होगी, किसी को लड़ने के लिए बोलेंगे तो तू का प्रश्न करो, तू लड़, तू लड़, तो यहां पे लड़ धातु हो गई। अब आप देखो ये लड़ धातु क्रिया और कर्म दोनों में आ रही है ना, लड़ यहां भी आ रहा है, लड़ से लड़ी बना, और लड़ यहां भी आ रहा है, लड़ से लड़ाइयां बनी, तो इन दोनों में लड़ धातु आ रही है। तो यहां पर इस वजह से ये कौन सी क्रिया होगी, सजातीय क्रिया होगी। कर्म और क्रिया अगर दोनों एक ही धातु से बनती है तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है आपके, वहां पर आपके सजातीय क्रिया होती है। ये आपका हो गया प्रयोग अथवा रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। बार बार पूछते हैं प्रश्न, कोई भी दे देगा आपको प्रश्न की निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया, एक एग्जाम्पल प्रेरणार्थक का डालेगा, बाकी में सामान्य संयुक्त पूर्वकालिक की एग्जाम्पल दे देगा। तो वहां पर आपको पहचानना है कि प्रेरणार्थक के लिए किसी दूसरे की प्रेरणा से कार्य होना चाहिए, अंत में वार्ता आना चाहिए। तो इस हिसाब से यहां से प्रश्न आते हैं। एक दो प्रश्न हम भी कर देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न, पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। तो पूर्वकालिक क्रिया में हमने क्या पढ़ा था, पूर्वकालिक क्रिया में पढ़ा क्या था बताओ, जब एक कार्य होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य हो जाता है तो वहां पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। तो चारों एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा हार्ड बनाया है ये प्रश्न। वह पुस्तक पढ़ने के बाद सो गया, तो उसने पहले पुस्तक पढ़ी और उसके बाद में वह सो गया। दो कार्य हो रहे, पहले पहला कार्य किया, बाद में दूसरा कार्य किया। वह पुस्तक पढ़ता रहा, यहां तो एक ही कार्य हो रहा है, पढ़ता रहा, है ना, दो कार्य नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा, है ना। पूर्वकालिक क्रिया यानी जब एक कार्य होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो। वह पुस्तक पढ़कर सो गया, बिल्कुल पुस्तक पढ़कर सो गया, दो कार्य हो रहे हैं। उसने पुस्तक पढ़ी और सो गया, यहां भी दो कार्य हो रहे हैं, उसने पुस्तक पढ़ी और उसके बाद में सो गया। तो तीनों वाक्य में कार्य तो दो हो रहे हैं, लेकिन कौन से उदाहरण में एक कार्य के बाद में तुरंत दूसरा कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तीसरे उदाहरण में आप देखेंगे वह पुस्तक पढ़कर सो गया, और यहां पे आप देखेंगे तो ये कर भी क्रिया के अंत में जुड़ा हुआ है, ये भी आपको मैंने पहचान बताई है। तो राइट विकल्प कौन सा हो जाएगा, थर्ड यहां पे राइट विकल्प हो जाएगा। दो कार्य तो सब में दिए एग्जामिनर ने, लेकिन यहां पे इसमें ये आपका लॉजिक एकदम सही बैठ रहा है, जहां पे एक तो तुरंत भी दूसरा कार्य हो रहा है और दूसरा इसके अलावा आप देखेंगे तो यहां पे कर भी अंत में लग रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया
नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए, यहां पे नहीं आया है यानी संयुक्त क्रिया नहीं है उसका बताना है, संयुक्त क्रिया है उसका नहीं बताना है। तो यहां पे देखेंगे आपको, रमेश पत्र लिखने लगा। संयुक्त और सामान्य क्रिया में क्या फर्क होते हैं? सामान्य क्रिया में एक शब्द एक क्रिया के रूप में परिभाषित होता है, संयुक्त क्रिया में एक से अधिक शब्द होते हैं या एक से अधिक क्रियाएं होती है। देख लेते हैं, रमेश पत्र लिखने लगा, तो लिखने लगा यहां दो शब्द आ रहे हैं ना, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी, एक से अधिक शब्द आ रहे हैं। मोहन गाना गा रहा है, तो गा रहा है, यहां तीन शब्द आ रहे हैं क्रिया को डिफाइन करने के लिए और तीन क्रियाएं आ रही है, तो यह भी संयुक्त क्रिया हो जाएगी, है ना। वह हंसने लगा, हंसना और लगा दो क्रियाएं आ रही है, तो यह भी संयुक्त क्रिया ही हो जाएगी। लेकिन वह घर गया, तो ये जो गया शब्द है ना, ये एक ही तो क्रिया है ना, एक ही क्रिया है, एक ही शब्द क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो वहां पे ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? सामान्य क्रिया हो जाएगी। तो कौन सी संयुक्त क्रिया नहीं है? तीसरे नंबर की नहीं है, बाकी सभी आपके संयुक्त क्रियाएं हैं। क्रिया से हम नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन हल करेंगे। क्रिया को तीन आधार पर बांटा गया है। सबसे पहला कर्म के आधार पर, जिसमें हमने पढ़ा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। दूसरा हमने पढ़ा प्रयोग अथवा रचना के आधार पर, जिसका आज की क्लास में हमने वर्णन कर लिया है। तीसरा है काल के आधार पर क्रिया के प्रकार, वो हम काल टॉपिक में भी पढ़ेंगे। काल टॉपिक और काल के आधार पर क्रिया का प्रकार लगभग एक ही टॉपिक होता है, तो उसके बारे में हम काल टॉपिक में चर्चा करेंगे। क्रिया टॉपिक आपका इस क्लास में पूरा हो गया है और नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रश्न हल करेंगे। थैंक यू।